हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है फ्रेंड्स वोल्केनो आईएएस में। अगर हम बात करें कि आज इस लेक्चर की, तो ये कि डेमो जो क्लासेज है, जो फर्स्ट डे आपको जो टारगेट दिया गया था, जिसमें बेसिकली हमारा जो टारगेट है आपको कि बताना कि किस टाइप से हम सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। हम यहाँ पे 4 डेमो क्लासेज जो आपका कंडक्ट किया गया है, 4 डेमो के थ्रू आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस टाइप से हम वो आपको टारगेट दिए जाएंगे। फिर उनके सारे लेक्चर के द्वारा उन सब्जेक्ट्स को शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की जाएगी कि इस टाइप से हम यहाँ पे आपको डेली जो टारगेट दिया जाएगा उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। डेली एक वीडियो उससे रिलेटेड अपलोड होगा। और जो रियल में जो मेंटरशिप का जो प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो टारगेट है वो काफ़ी स्लोली होंगे, जैसे आप डीप अंडरस्टैंड कर सके टॉपिक को, उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद रख सकें एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो उसी की बेसिस पे है, आपको ओवरव्यू बताने के लिए कि उन टॉपिक्स को किस टाइप से कवर करना है और कैसे उनको रीड करना है। तो फ्रेंड्स हम बात करें, कल हमने आपको टॉपिक दिए थे सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एंशिएंट हिस्ट्री में हम पॉलिटी में सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एंड इट्स यूनियन की दिए थे। इसके अलावा करंट अफेयर के हमने इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हमारी गवर्नमेंट ने इशू की हैं आरबीआई के द्वारा, उन सबको हमने आपको टारगेट के रूप में दिया था। तो यहाँ इस लेक्चर के अंदर हम 2 to 4 जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। इनमें से 2 या 3 टॉपिक्स को कवर करके आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से हम हमारे जो रियल मेंटरशिप में जो टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और डेली उनसे रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स ये मैपिंग से रिलेटेड साइट्स भी हैं जो हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। अगर हम बात करें कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें, फ्रेंड्स ये मिस प्रिंट हो गए हैं, हिस्ट्री डेट इज हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें फ्रेंड्स, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा 6th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, उसके अंदर बेसिकली जो बताया गया है कि जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, इसके अलावा जो हमारी जो लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर है, वो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। तो 2 टाइप की जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, एक लिटरेचर है, जो लिटरेचर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इसका आर्कियोलॉजिकल साइट्स से रिलेटेड, जैसे वहाँ पे कोई स्कल्पचर मिला है, सील मिली है, या हमको वहाँ पे कोई स्टैचू मिला है, तो उन सब जो एविडेंस मिले हैं वो ही आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, उसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि नर्मदा है, नर्मदा का जो साइट है, नर्मदा एरिया के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग का काम हुआ करता था, हंटिंग एंड गैदरिंग का। उसके बाद में सुलेमान और कीरथार रेंज के ऊपर भी बताया गया है कि वहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो चुका था। फ्रेंड्स ये एक डिफरेंस है कि नर्मदा के अंदर हंटिंग एंड गैदरिंग का काम था, बट सुलेमान और कीरथार रेंजेज के अंदर में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो चुका था। उसका जो शो करता है कि कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था, क्योंकि एनिमल की हेल्प चाहिए कि एग्रीकल्चर के वर्क करने के से रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था। तो अगर सरप्लस एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो पोल्ट्री का डेवलपमेंट होगा, पोल्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो ट्रेड का डेवलपमेंट होगा। अगर ट्रेड का, क्योंकि पोल्ट्री का डेवलपमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स के लिए होगा, उसके बाद में ट्रेड का डेवलपमेंट होगा, कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा। और धीरे धीरे हम देखने को मिलेगा कि सुलेमान और कीरथार रेंज है वहाँ पर कैसे विलेज लाइफ का डेवलपमेंट हो जाता है। और उसके बाद में फ्रेंड्स हम जो लेटर फेज़ है हिस्ट्री का, आफ्टर द पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक के बाद में जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो भी इसी एरिया के अंदर आता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको एविडेंस मिलते हैं, राइस के एविडेंस मिलते हैं हमको विंध्याज में। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 6th क्लास के एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही दिया हुआ है। तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि राइस के जो एविडेंस है वो कहाँ से मिले हैं, क्योंकि ये आपको मैच द कॉलम में कभी पूछ लेगा कि राइस के एविडेंस कहाँ पर मिले थे। कभी ना कभी यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछ रहा है कि जो एनसीईआरटी में बेसिकली मेंशन है और उनके बारे में एग्जाम के अंदर आ गया। इसके अलावा गारो हिल्स में भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बताया जाता है। इसके अलावा जो गंगा और सोन रिवर सिस्टम है वहाँ पे जो सिटीज़ का डेवलपमेंट बताया गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो जैसे महाजनपद का जो डेवलपमेंट होगा, एक बड़ी सिटी के रूप में जो सिटी का डेवलपमेंट होगा, वो गंगा के जो साउथ में वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। मगध नाम का जो महाजनपद था उसका जो डेवलपमेंट, तो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ का डेवलपमेंट है वो वहाँ पे रिवर के जो किनारे ही हुआ था। उसके पीछे अगर हम बात करें कि रिवर के ही अगर किनारे पे इनका जो सिटीज़ का डेवलपमेंट होने
हटाने के पीछे क्या रीज़न था। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो रीज़न मेनली कि जो वाटर एज ए ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ किया जाता था वाटर की वजह से, इसके अलावा सिटी के जो रिसोर्सेज, उसकी जो सिटी की अगर बात करें ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको फुलफिल करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था रिवर का वाटर। तो इस वजह से जो सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है बेसिकली जो हमारे एंशिएंट टाइम में, वो रिवर के आसपास ही आपको मिलेगा, क्योंकि वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन था। वे ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से सिटीज़ का डेवलपमेंट रिवर के आसपास मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि सरप्लस जो ट्रेड है उसका डेवलपमेंट होगा, ट्रेड का डेवलपमेंट है तो कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा, और कॉमर्स के डेवलपमेंट होने की वजह से लोग माइग्रेट करेंगे, बिजनेस के लिए माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन के बारे में हमको जानने को मिलेगा कि माइग्रेशन कैसे करेंगे, लैंड के थ्रू करेंगे या सी के थ्रू करेंगे लोग। अगर वो लैंड के थ्रू करेंगे तो कारवाज में करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब यहाँ पे हमको जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है उसके अंदर जानने को मिलेगा। फिर इसके अलावा हम हिस्ट्री की अगर टाइमलाइन को देखें तो हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखा। उसके बाद में हमको पैलियोलिथिक एज के बारे में पता लगता है कि वहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग की जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता है लोगों का। फिर उसके बाद में हमको मीजोलिथिक में देखने को मिलता है कि कैसे धीरे धीरे करके वो हंटिंग एंड गैदरिंग से वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की तरफ शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे विलेज लाइफ का जो सिटीज़ में एक जो ट्राइब्स हैं वो एक जगह रहना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि एनिमल की वजह से, एनिमल का अगर डोमेस्टिकेशन हुआ है उसके पीछे दो रीज़न हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। एग्रीकल्चर को एक तो बचाया जाए जो डिस्ट्रॉय होने से एनिमल्स से, तो वो भी एक मीजोलिथिक में बताया जाता है। फिर नियोलिथिक में जो मोर एडवांस वे में डेवलपमेंट होता है उनके टूल्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको नियोलिथिक के बारे में बताया। यहाँ पे फिर हमको फायर के एविडेंस के बारे में पता मिलता है। जो कर्नूल एक साइट है आंध्र प्रदेश के अंदर में, कर्नूल आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो एरिया है वहाँ पर एक साइट है, तो वहाँ पर हमको फायर के एविडेंस भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब हिस्ट्री के बारे में है। और धीरे धीरे जब वो यहाँ पे जो कल्चर का डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, जिसके रूप में हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स ये हमने एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की, इस टॉपिक को किस टाइप से रीड करना है, किस टाइप से हमारे से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो पॉलिटी का टॉपिक है, सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लेंथियस्ट ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इसके टाइम पीरियड का पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा हमको पता होना चाहिए कि उससे पहले कौन से जो कमीशन था या कौन सा जो कैबिनेट मिशन था या क्रिप्स मिशन था जिसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एग्जिस्टेंस में आया। तो हमको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन की किन रिकमेंडेशन को किस टाइप से माना गया था, और उसके बाद में क्या मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में या नहीं किया था, टोटल कितने मेंबर्स थे, प्रोविंस से कितने आया करते थे, ट्राइबल सेक्शन से कितने लोग थे, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कितना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो वो बेसिकली हमको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन ये कंटिन्यू बनता है। इसके बाद में जो इसका कमेंसमेंट है वो 26 जनवरी को होता है, और जो अडोप्शन है वो 26 नवंबर को होता है। जो 2 मंथ का जो गैप है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल इवेंट है डेट 1930 जो कांग्रेस का सेशन 1929 के अंदर हुआ था लाहौर के अंदर, वहाँ पे एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो 26 जनवरी है उस वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और फ्लैग का होस्टिंग किया जाएगा। तो उसी हिस्टोरिकल इवेंट को देखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट है वो बेसिकली 26 जनवरी को होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से रिलेटेड बहुत सारी कमेटीज़ हैं जिनका एग्जिस्टेंस में आती हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसको हेड कर रहे थे हमारे BR अम्बेडकर सर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद में हम बात करें तो ये सबसे जो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स, और इसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला गया है फ्रेंड्स। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि कंटिन्यू इसके अंदर अमेंडमेंट हो रहे हैं। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था और आज का जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है या स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आर्टिकल्स की बात करें, पार्ट्स की बात करें, शेड्यूल्स की बात करें, तो वो कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा बात करें कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे जो वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंपॉर्टेंट सोर्स थे उनको हमने ड्रॉन किया है वहाँ से, और इंडिया की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई किया गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा इसमें सिंगल सिटीजनशिप की भी बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है एक सिंगल सिटीजनशिप भी है कि सेंटर और स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप ना होने की बजाय एक ही सिटीजनशिप है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम यूनिटरी बायस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
इज मोर पावरफुल है इसके अंदर में। फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल ऐसे है कि कुछ अमेंडमेंट करने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट कर सकते हो। इसके अलावा रिजिड ऐसे है कि आपको वहाँ पे मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रखा है हमने। हमारे जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो प्रॉपर वे में सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है। तो वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जस्टिस को डिलीवर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो हमने यूएसए से ली हैं, फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सनस ओवरऑल डेवलपमेंट होने की वजह से। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसके अलावा बात करें इक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है, वुमेन ट्रैफिकिंग को भी अबॉलिश किया गया है। वहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड कुछ हमारी राइट्स हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी सेक्शन के लिए भी राइट है, राइट टू एजुकेशन भी है। तो राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी राइट्स हैं। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो ओवरऑल एक कोई पर्सन का जो डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीपीएसपी की बात करें, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, कोई भी स्टेट के लिए कोई भी पॉलिसी बनानी है, वल्नरेबल सेक्शन को किस टाइप से बेनिफिट देना है, या उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ को जो ड्रोन करना है, पॉलिसी का जो ड्राफ्टिंग करना है, उनको ध्यान में रखते हुए, तो ये हमने इरिस से लिया है। इसके अलावा कुछ ड्यूटीज़ भी हैं एज ए पार्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमारी कुछ ड्यूटी हैं कि नेशनल फ्लैग को हम रेस्पेक्ट करें, साइंटिफिक टेम्पर को हम प्रमोट करें, कॉमन ब्रदरहुड को यहाँ पे बढ़ाएं, भाईचारे को बढ़ाएं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एजुकेशन से रिलेटेड भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने चिल्ड्रन को स्कूल के अंदर सेंड करें। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द सैलिएंट फीचर हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे बेसिकली हम बात करें कि लक्ष्मीकांत के चैप्टर 3 इससे ही रिलेटेड है, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे कुछ सैलिएंट फीचर हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी बल्कि है। अगर हम बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके बिहाइंड में 2-3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, हमारी जो जोग्राफी है, जोग्राफी हम काफ़ी डाइवर्स कंट्री हैं, जो डाइवर्सिटी के सभी सेक्शंस के प्रोविजंस को ऐड करने से रिलेटेड, इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी बल्कीनेस है। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके अंदर जो लीगल बैकग्राउंड से रिलेटेड लोगों का जो डोमिनेशन था उस टाइम में, तो इस वजह से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको काफ़ी एक्सप्लेन करके बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे इसको सैलिएंट फीचर से रिलेटेड हैं। सेकंड, अगर हम इसमें एक टॉपिक हमने दिया था इंडिया एंड इट्स यूनियन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब इंडिया में जब आज़ादी के बाद में जो स्टेट्स हैं उनको 4 हिस्सों में बांट रखा था, A, B, C and D। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी कमेटीज़ बनती हैं, स्टेट्स की डिमांड आती है क्रिएशन की, न्यू स्टेट क्रिएशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे जब स्टेट की डिमांड आती है तो यहाँ पे बहुत सारी कमेटीज़ का जो डेवलपमेंट है, जो उसमें सबसे पहले एक कमेटी आती है एस.के. धर, फिर आती है JVP कमेटी, फिर आती है फजल अली कमेटी। तो एस.के. धर कमेटी और JVP कमेटी ने तो माना था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं हो सकता। फजल अली ने माना कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं हो सकता, कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का क्रिएशन नहीं हो सकता। बट फजल अली ने माना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अगर आपको बनाना है तो हम बना सकते हैं स्टेट को। तो ये फिर फजल अली के बाद में यहाँ पे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है फ्रेंड्स, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो 1956 के 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज हो जाती हैं। तो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, प्रेजेंटली जो स्टेटस है, जितने स्टेट्स हैं यूटीज़ हैं, तो उनका जो चेंजेस आए हैं वो एक कम्प्लीटली इंडिया की एक जर्नी है। जो इंडिया में बेसिकली बोला जाता है कि जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल हैं, कि सेंटर के द्वारा स्टेट्स को कभी भी चेंज किया जा सकता है। उनकी जोग्राफी किन्हीं भी 2 स्टेट्स की कुछ एरिया को लेकर, कोई 2 स्टेट्स हैं तो उनकी कुछ एरिया को लेकर एक तीसरा स्टेट को क्रिएट किया जा सकता है। इसमें स्टेट्स को बेसिकली जो बिल है वो लोकसभा से पास करके भेजा जाता है। स्टेट असेंबली अपना कोई भी अगर रिकमेंडेशन देती है तो वो बेसिकली बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर में। पार्लियामेंट ऐसे बिल जब भी प्रपोज करती है तो वो प्रियर कंसेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट का होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे स्टेट क्रिएशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 1 to 4 से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल इसके अंदर 2A भी है, जो बेसिकली पहले सिक्किम के लिए दिया गया था, बाद में उसको डिलीट किया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो सिक्किम का जो इंडिया में जो ज्वाइनिंग है उस सब से रिलेटेड हैं ये सब। तो आर्टिकल 1 to 4 जो बेसिकली स्टेट एंड इंडिया एंड इट्स यूनियन से रिलेटेड है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 है जहाँ नेम ऑफ स्टेट्स है, एडमिशन ऑफ स्टेट है, सेकेंड 3rd इज़ द क्रिएशन ऑफ स्टेट है, 4th जो पावर है जो सेंट्रल पार्लियामेंट के पास में उससे रिलेटेड है।
तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारे जो पॉलिटी के जो टॉपिक्स थे जो हमने आपको दिए थे। तो बेसिकली हम इसमें जो शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस टाइप से जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें कवर करेंगे आपके टॉपिक्स को। इसके अलावा फ्रेंड्स वो जो साइट्स का हम आपसे बात कर रहे थे, तो बुर्ज होम जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है फ्रेंड्स। बुर्ज होम के अंदर यहाँ पे पोस्ट जो डेथ के बाद में पोस्ट लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ जब भी किसी का क्रिमेशन होता है तो क्रिमेशन के साथ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐड की जाती हैं। मेहरगढ़ है जहाँ पे विलेज लाइफ का डेवलपमेंट हुआ था। भीमबेटका जो हमारी एंशेंट साइट है, वहाँ पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ पे स्टोन केव्स का जो डेवलपमेंट है वो हमको मिलता है। मेहारगढ़, कोल्दी हवा, चिरांद, इनमें जो एविडेंस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इमाम गाँव है, इसके बाद हुंजगी की जो साइट है, यहाँ पे जो करनूल के अंदर जहाँ फायर के एविडेंस मिले थे, ये ब्रह्मगिरी और पियामपल्ली जो साइट्स हैं ये बेसिकली जो मेगालिथ के टाइम की, नियोलिथ और मेगालिथ के टाइम की साइट्स हैं। तो फ्रेंड्स इन साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी साइट के अंदर क्या एविडेंस मिले हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और इस टाइप से जब आप मैप पे प्रैक्टिस करते हो किसी भी साइट का, तो आपको वो किसी भी टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ईजीबली होता है। हो सकता है कि कभी अभी 2018-19 का पेपर था उसके अंदर बेसिकली पूछ लिया था, 4 साइट्स के नेम दे दिए, इनमें से कौन सी जो साइट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स साइट्स के रिलेटेड क्वेश्चन एवरी 2-3 ईयर्स में आते रहते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली हमने ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि किस टाइप से हमने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया। इसके अलावा हम इलेक्शन कमीशन को जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन की, तो आर्टिकल 324 है जिसके द्वारा इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो उसका बेसिकली वर्क है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि मल्टी मेंबर बॉडी है। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, बाद में क्या हुआ कि जब 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 में, तो वोटिंग की एज पहले 21 हुआ करती थी फ्रेंड्स। 21 साल का आदमी वोट डाल सकता था, तो उसको रिमूव करके 18 कर दी गई, उसको रिड्यूस करके। तो उसको रिड्यूस करके जब 18 की गई, तो उस टाइम में जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हुआ। वर्कलोड इंक्रीज होने की वजह से तो उस टाइम में जो इलेक्शन कमीशन है उसको मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया। बाद में इसको फिर से सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया था, और फिर 93-94 से ये कंटिन्यू मल्टी मेंबर बॉडी है फ्रेंड्स। 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो इनकी जो पावर है वो लगभग सेम है, और यहाँ पे जो वोट हैं वो बेसिकली मेजोरिटी के थ्रू लिए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन को बेसिकली कोई वीटो पावर नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 स्पेशल पावर हैं। 2 स्पेशल पावर ऐसे हैं कि अगर रीजनल कमिश्नर हैं, रीजनल जैसे इंडिया के अंदर कोई भी नॉर्थ रीजन का कोई कमिश्नर बनाना है कि नॉर्थ रीजन से रिलेटेड कोई स्टेट्स है, वहाँ पे वर्कलोड को जो शेयर करना है उनसे वहाँ पे अलग अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो रीजनल कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल होता है। और जो यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर का वहाँ कोई रोल नहीं होता है। और अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना है उनकी पावर, उनकी पोस्ट से, तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंसेंट ज़रूरी है। टर्म की बात करें भाई फ्रेंड्स की कितना टाइम पीरियड के लिए इनका टाइम पीरियड होता है, तो 65 और 6 ईयर है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर इनका रिमूवल है। क्वालिफिकेशन, टर्म्स और फर्दर अपॉइंटमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन किया गया है। इसके अलावा पावर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, एडवाइजरी हैं, और ये सब इनकी पावर्स हैं। अगर बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन का जो मेन वर्क है फ्रेंड्स, तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराना इनका मेन वर्क है। उसके बाद में अगर हम देखें कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो काम है स्टेट हमारा जो जनरल इलेक्शन है, जो लोकसभा की जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराना। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, उत्तर प्रदेश, गोवा, यहाँ पे उत्तराखंड, तो उन्हीं एरियाज़ के अंदर जो इलेक्शन किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं तो उनको कंडक्ट कराना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका वर्क क्या है, तो बेसिकली जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में
जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लोकल बॉडीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ, अर्बन लोकल बॉडीज़ का, तो उनके जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराना स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स। और जो 73rd एंड 74th के थ्रू ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का एग्जिस्टेंस में आया, उसी की वजह से स्टेट फाइनेंस कमीशन का एग्जिस्टेंस में आया, जो वहाँ की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखता है। जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात बताना कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, तो अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर बेसिकली जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या कोई और कोई उस पोस्ट के ऊपर हेल्ड करता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कौन हुआ करता है? तो अब बेसिकली हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की अगर बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले इलेक्शन के लिए डेट्स को नोटिफाई करना, फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके बारे में देखना। इसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करना, जो आर्टिकल 82 के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली आफ्टर द एवरी सेंसस अपॉइंट करने की बात रिलेटेड है, बट अभी इंडिया में 4 बार ही उसको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स कि टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको रीडिज़ाइन करना, रीफ्रेम करना, उससे रिलेटेड इनकी पावर है। इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना इलेक्शन के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, तो उनको नोटिफाई करना कि ये क्राइटेरिया है स्टेट इलेक्शन वो जो नेशनल पार्टी बनने के लिए, तो उन क्राइटेरियाज़ को बताना। तो इसके अलावा जो टाइम पीरियड है इनका कैंपेनिंग का, उसके बारे में नोटिफाई करना। और ये भी देखना कि कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, बूथ रिगिंग तो नहीं हो रही है, बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही है। तो उन सब से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन का यहाँ वर्क है। इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग द हमारे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सिस्टम को क्लीन वे में क्लीन वे में कंडक्ट किया जा सके। जिसके लिए अगर हम बात करें कि एक हमारा जजमेंट है लिली थॉमस केस है। लिली थॉमस केस में फ्रेंड्स बेसिकली बताया गया है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल हो जाता है अगर या कन्विक्टेड हो जाता है तो वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता 6 ईयर आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द डेट इम्प्रिजनमेंट या उनकी सज़ा कंप्लीट होने के 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो नोटा का जो कॉन्सेप्ट आया था 2013 में, नन ऑफ द अबाउ, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक केस है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है इसके वहाँ से नोटा का कॉन्सेप्ट आया। तो फ्रेंड्स नोटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नोटा का जो यूज़ है वो बेसिकली राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर नहीं होता है। राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर बेसिकली जो बैलेट पेपर है तो वो भी क्लोज बैलेट पेपर नहीं होता है, सीक्रेट वोटिंग नहीं होती है वहाँ पे। जो बैलेट पेपर होता है वो भी ओपन हुआ करता है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर के अंदर में। और हम ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू आपको 3-4 डेज में आपको बताएंगे कि कैसे हमारे मेंटरशिप में जो डेली शॉर्ट बेसिकली अभी तो हम जो टारगेट्स दे रहे हैं वो काफ़ी आपको बड़ा टारगेट दे रहे हैं। वहाँ तो एक सब्जेक्ट के बारे में टारगेट दिया जाएगा, 1 या 2 चैप्टर, उससे रिलेटेड कुछ MCQs होंगे, 1 या 2 मेन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आपको वो क्वेश्चन लिख के आपको सेंड करना होगा, उसको आपको रिव्यू करके दे दिया जाएगा। और वो जो MCQs हैं और इसके अलावा जो टॉपिक जो आपको दिया जाएगा तो उसके बारे में आपको ब्रीफ वे में डिटेल में एक वीडियो अपलोड किया जाएगा डेली इवनिंग में। और आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा समझाया जाएगा और आप उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों के थ्रू हमने कवर करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।